मोदी जी को प्रधानमंत्री बने रहने का इतना शौक है, इतना शौक कि अब इस रास्ते में कोई भी आए उससे नफरत हो रही है मोदी को। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस वक्त पूरी तरह से इंडिया के अगेंस्ट हो गए हैं। ये जो इंडिया नाम है ना, जिसका जलवा सारी दुनिया में अभी तक बाकी था, दुश्मन इंडिया के नाम से चिढ़ जाता था, अब खुद मोदी चिढ़ रहे हैं। इंडिया नाम से भाजपा चिढ़ रही है, इंडिया के नाम से भारत के तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता चिढ़ रहे हैं। इंडिया से इतनी नफरत क्यों मोदी जी? मोदी जी को ता कयामत जब तक वो हैं प्रधानमंत्री बने रहना है। अब ऐसे में जो भी बीच में आएगा, चाहे इंडिया आ जाए, भाई साहब ये इंडिया को भी उल्टा सीधा कह देंगे, और कह दिया। रिपोर्ट देखिए, पता तो चल गया होगा आपको, लेकिन मुझे जवाब देना है और सवाल भी करना है। बौखलाहट इतनी है इनके चेहरे पर, इनकी जबान और इनके जुमलों में, कि अब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने नाम में इंडिया लगाया था और इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया लगा है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए यह बात बोली। कमाल तो यही है कि मणिपुर पर 30 सेकंड बोलकर चुप्पी साधने वाला हमारे इस देश का प्रधानमंत्री सिर्फ एक मुद्दे पर बोल रहा है, वो है इंडिया। एक जुमले के खिलाफ बोल रहा है, वो है इंडिया, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि प्रधानमंत्री को मणिपुर से मतलब नहीं है। बस चाहे पूरा देश जल जाए, कुर्सी नहीं जलनी चाहिए। कुर्सी पे वो जो इंसान है वही बैठे रहना चाहिए। चाहे लाशों के अंबार लग जाएं, जलकर ये देश राख हो जाए, बस उसको गद्दी पर बैठना है। अब कमाल ये है भाई, नाम की ही तो शर्म होती है। यहाँ भारत, इंडिया, जो इंडिया नाम है, इंडिया के नाम की शर्म तक नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। क्या कहा उन्होंने कि इंडियन मुजाहिदीन और अंग्रेजों ने इंडिया का नाम रखा था, ब्रिटिश इंडिया रखा था। सवाल तो यह है कि आखिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कब गद्दार साबित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी? झटका ना खाइए, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी में इंडिया लगा है और उनकी पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक में भी इंडिया लगा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुल्लम खुल्ला इंडिया का अपमान किया है। अब ये रायता जो मोदी जी ने फैलाया, इसको समेटने के लिए आईटी सेल को पीछे कर दिया, क्योंकि आईटी सेल से भी साफ नहीं होता। तो अब बड़े बड़े चेहरों को उतार दिया, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट किया है, वो पढ़िए जरा। कौवा अपना नाम हंस रख ले तो भी मोती नहीं चुगेगा। अमावस्या की काली रात को पूर्णिमा का नाम देने से वह शीतल और प्रकाशवान नहीं हो जाएगी। नाम बदलने से इनका मूल स्वभाव नहीं बदल जाएगा। ऐसे ही इंडिया नाम लगा लेने से आत्मा और संस्कार में रची बसी विभाजनकारी सोच और भारत विरोधी दृष्टि समाप्त नहीं हो जाएगी। ये वो नेताजी हैं जो ये कह रहे हैं कि नाम बदलने से सोच नहीं बदल जाएगी। ये वही नेता कह रहे हैं जिन्होंने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया जिन्होंने विकास के नाम पर सिर्फ शहरों के नाम बदलकर एक जाहिल भीड़ को खुश किया हाँ, तो आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी को समझ में आ गया कि मैंने शहरों के नाम जितने चाहे बदल लिए, लेकिन लोग भी वही रहेंगे, लोगों का प्यार भी वही रहेगा और आत्मा भी वही रहेगी। अब आप चीख चीख कर प्रयागराज प्रयागराज करते रहिए, प्रयागराज तो रहेगा हाँ इलाहाबाद ही। आज भी बड़े बुजुर्गों के मुंह से इलाहाबाद ही निकलता है। दोस्तों, एक से बढ़कर एक चेहरा इंडिया के खिलाफ बोलने के लिए मोदी जी के साथ उतर आया। शिवराज मामा ने भी ट्वीट किया है, लिखते हैं, बबूल ने अपना नाम गुलाब रखा है। इंडिया वाले बाबा से यही पूछना था कि क्या अब गुलाब से खुशबू आएगी।
मनोहर लाल लिखते हैं, गुण, स्वभाव और शक्तियां सिर्फ नाम बदल लेने से नहीं बदल जाती। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बनाया गया गठबंधन फ्यूज बल्बों की झालर से ज्यादा कुछ नहीं है। इससे रोशनी भी नहीं हो सकती और न ही ये सूरज का मुकाबला कर सकती हैं। नफरतिया बयान देने में मास्टर हेमंत बिस्वा भी गांधी को निशाने पर लेते हैं और इंडिया को टारगेट करते हुए भारत लिखते हैं कि भैया भारत तो भारत है, भारत वर्सेस इंडिया चल रहा है। मतलब इनका ट्वीट मैं आपको क्या ही पढ़ के बताऊं। सबसे पहले मैंने इनका ट्वीट 2 दिन पहले एक्सपोज कर दिया था, जिनका मतलब ये था कि इंडिया विंडिया कोई नाम नहीं है, असली में तो भारत है। जबकि संविधान के पहले पन्ने पर सीधा सीधा लिखा है इंडिया मतलब भारत और भारत मतलब इंडिया। तो दोस्तों ये बड़े बड़े तमाम चेहरे हैं जो मोदी जी के साथ इंडिया का अपमान करने के लिए अब मैदान जंग में उतर आए हैं। सोचिए, अगर ये इंडिया के जो गठबंधन बना है इंडिया के नाम से, ये अगर फुस है, ये अगर फ्यूज बल्ब है, इनकी कोई औकात नहीं है, तो फिर मोदी जी के अंदर इतनी बौखलाहट क्यों है? आखिर अलग अलग इलाकों के सीएम लगातार इंडिया का अपमान क्यों कर रहे हैं? आखिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी बौखलाहट और तिलमिलाहट क्यों है मेरी जान? जो बात मैंने कही है ना, शिवसेना की लीडर ने भी यह बात कह दी है कि मोदी जी की यह बौखलाहट है और शर्म आनी चाहिए कि भारत का नाम यानी इंडिया का नाम टेरर आउटफिट से जोड़ रहे हैं। सुनिए। नहीं, प्रधानमंत्री जी की बौखलाहट साबित हो रही है जब से ये 26 पार्टीज की रूपरेखा बनना शुरू हुआ है, अंडर इंडिया अलायंस बनकर आया है, तो वो समझ में आ गया है उन्हें कि उनकी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इसलिए बौखलाहट से भरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुख इस बात का होता है कि देश के नाम को, जो इंडिया के नाम को आप इस तरीके से कंपैरिजन कर रहे हो टेरर आउटफिट से। शर्म आनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं है कि टेरर आउटफिट्स को, इंडिया की तुलना आप सारे टेररिस्ट आउटफिट से करने लग जाएं। और मैं बस यही कहूंगी, ये बौखलाहट का असर। अब जरा एक मुद्दे पर और आप लोग नजर डालिएगा। राहुल गांधी ने मोदी का नाम लिया था, मोदी सरनेम का मजाक उड़ाया, जिसकी वजह से आज राहुल गांधी से उनकी सदस्यता सांसद की छीन ली गई, गद्दी छीन ली गई, सब कुछ छीनकर उनको सड़क पर लाके खड़ा कर दिया, उनसे घर भी छीन लिया गया। तो अगर एक इंसान के नाम, सरनेम को आदमी पॉइंट आउट कर दे तो उससे सब कुछ छीना जा सकता है। तो देश का कोई व्यक्ति अगर इंडिया देश के नाम को आतंकवादी संगठन से जोड़ दे, ओए होए, मैं राहुल गांधी और कांग्रेस से निवेदन करूंगा कि अपने वकीलों से ये जरूर मोदी जी का स्टेटमेंट सुना कर कहिएगा कि अब तो मुझे पावर वापस दे देनी चाहिए, मुझ पर राहुल गांधी पर लगे हुए तमाम केस खारिज कर देने चाहिए। क्योंकि अगर देश का एक व्यक्ति माननीय नरेंद्र मोदी इंडिया को टेररिस्ट आउटफिट से कंपेयर कर सकता है, तो मैंने तो मोदी सरनेम वालों को कहा था कि ये चोर क्यों होते हैं। समझ रहे हैं? तो चोर जुमला खतरनाक है या आतंकवादी जुमला खतरनाक? बोलिए। यही बात टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने क्लियर कही कि कितना बुरा समय आ गया है कि हमारा प्रधानमंत्री इंडिया के नाम का कंपैरिजन आतंकी संगठन से कर रहा है। उन्होंने जो निलंबित आम आदमी पार्टी के नेता एमएलए संजय सिंह हैं, उनका समर्थन किया। उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही। अभी संजय सिंह जो हमारे इतने सिर्फ मित्र ही नहीं है, बल्कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं, बल्कि आज तो मैं मानता हूँ कि पूरे देश के लिए, राजनीतिक दलों के लिए ये सबसे बड़े गौरव का विषय है कि सबसे आके प्रखर आवाज में, जिस बुलंदता के साथ, जिस मजबूती के साथ अपनी बात रखते हैं, उनकी आवाज घुटने की कोशिश हुई है। आप देख रहे हैं उसी अन्याय के खिलाफ आज हमारे संजय सिंह जी, उनके तमाम लोग पक्ष के आज बैठे हैं यहाँ पर धरना पे, और मैं उनके साथ अपना प्यार, अपनी सहमति। जैसे आप टीम इंडिया कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, बड़े शर्म की बात। इंडियन मुजाहिदीन भी है। एक तो उनसे जवाब देते बन नहीं रहा, बाकी कुछ बोल नहीं रहे हैं। जो बोल रहे हैं तो बाहर बोल रहे हैं, मणिपुर पर एक लफ्ज नहीं बोल रहे हैं आप।
यहाँ पर क्या क्या नहीं हुआ और क्या क्या हो रहा है, और उसके बाद आप कहते हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना करते पूरी विपक्ष की, विपक्ष से ज्यादा इंडिया की और इंडिया के विपक्ष, आप आक्रमणकारियों से तुलना करते हैं, आप आतंकवादियों से तुलना करते हैं, तो निहायत शर्म का विषय। ये महिला को शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री पद के। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम भारत से जोड़ दिया कि उन्होंने भी अपने आतंकी संगठन में इंडिया का नाम यूज किया था। तो देश के गद्दार को, आतंकवादी को बताया मोदी ने कि उन्होंने इंडिया का नाम इस्तेमाल किया था। अब मैं हाथ जोड़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने उनकी ही सरकार और उन्हीं के चहीतों की चड्डी उतारूंगा। माफ कीजिएगा, क्योंकि भारत की बात आ गई, मेरे इंडिया की बात आ गई, उसके आगे चाहे कोई भी हो। मोदी भारत नहीं है, अमित शाह भारत नहीं है, हम भारत हैं, हम सब मिलकर भारत हैं, हमसे ये भारत है। अब अगर इंडिया के नाम का अपमान मोदी जी ने किया है और गद्दार साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जो इंडिया नाम इस्तेमाल किया जाता है वो गद्दार करते हैं और आतंकवादी करते हैं, तो आपको बता दूं, सावरकर जिन्ना का हमदर्द था। ध्रुव सक्सेना बीजेपी का नेता पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, आईएसआई का एजेंट था। प्रदीप कुरुलकर संघ का यानी आरएसएस का नेता, आईएसआई का पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, एजेंट था आईएसआई का। निरंजन होजई बीजेपी का नेता और आतंकवाद को फंडिंग कर रहा था। ऐसे जाने हजारों बीजेपी लीडर हैं जो भारत के खिलाफ काम करते हैं हर रोज। देश के असली गद्दार यही हैं और प्रधानमंत्री इंडिया नाम को कंपैरिजन कर रहा है आतंकी संगठन से। माननीय नरेंद्र मोदी जी को हाथ जोड़कर यही कहूंगा कि माफी मांगिए, क्योंकि आपने हमारे मुल्क इंडिया का नाम आतंकी संगठन से कंपेयर करने की हिम्मत की। मानते हैं कि आप राजा हैं, आप बादशाह हैं, आप अपने ऊपर किसी को नहीं सोचते, आप तो अब भगवान को भी अपने आगे छोटा समझते हैं और आपके जो भक्तजन हैं उन्होंने आपको बढ़ा चढ़ाकर इतना बड़ा बना दिया है कि अब आप खुद को 7वें आसमान से ऊपर समझ रहे हैं। लेकिन आप जो भी हो, इंडिया का अपमान आप नहीं कर सकते। जो मणिपुर में हो रहा है वो भाजपाइयों का और हिंदू संगठनों का ख्वाब है। वो हर दिन बहाना तलाश करते हैं कि जो मणिपुर में आग लगी है वो एक बार दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, मुंबई में, ये गुजरात में कहीं ना कहीं फिर से लगनी चाहिए। दिल्ली हिट लिस्ट में है क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। केजरीवाल जैसे तैसे, भाजपा से तो बेहतर दिल्ली की सरकार अगला इंसान चला ही रहा है। भाजपा होती तो दिल्ली का कितना बेड़ा गर्क होता, आपका सोच कर ही दिमाग खराब हो जाएगा। आपके प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे दोस्तों, ये जो हिंदू संगठन है लगातार देश का हाल मणिपुर जैसा बनाना चाहते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली के नांगलोई इलाके में एक गरीब मुस्लिम जूस वाले पर हिंदुओं ने इल्जाम लगाया कि ये थूक कर दे रहा है जूस। अब ये बात दिमाग में आने वाली नहीं है कि अगला आदमी थूक कर क्यों देगा। आप समझ रहे हैं, थूक कर क्यों देगा। लेकिन ये इल्जाम लगाकर हिंदू संगठन के लोग वहां भीड़ इकट्ठा करते हैं, मुस्लिम जूस वाले को मारते पीटते हैं, गाली देते हैं, कौम को बदनाम कहते हैं और गरियाते हैं, और उसके बाद उल्टा उसका काम धंधा चौपट करके उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब यहां से उनका दूसरा टारगेट शुरू होता है। फिर वो कहते हैं कि इस इलाके में हम मुसलमानों की दुकानों को बंद करवाएंगे। ये कहां हो रहा है? भारत की राजधानी दिल्ली में। अब जब ये दुनिया देखेगी और जब अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन बोलेंगे तो 56 इंच वाला बोलेगा ये हमारा आंतरिक मामला है। क्योंकि 2002 देखकर आपने बटन दबाया भाजपा का, तो जो आग उगलने वाली मशीन है उसको तुमने जिताया, तो वो अब फूल नहीं बरसाएगा,
अभी भी वो आग ही बरसाएगा। तो अब जो 2002 वाला था वो तब प्रधानमंत्री थोड़ी था, अब प्रधानमंत्री है, तो कुछ कोई कर नहीं सकता। दिल्ली में नागलोई में खुल्लम खुल्ला क्या हो रहा है, इस वीडियो को खुद देखिए, जो कि सोशल मीडिया ट्विटर पर वायरल है। लेकिन इसमें भी मुसलमानों की कमी है। कमी यह है कि जब मुसलमान देखता है कि एक मुसलमान जूस वाले को, कोई दुकानदार को कोई परेशान कर रहा है, तो मुसलमान मुंह नीचे करके तेजी से निकल लेता है कि हमारा क्या मतलब। वो तुम्हें कत्ल करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, तुम अपनी जानों को बचाने के लिए एक नहीं हो सकते। देखिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय करो वीर बजरंगे। लगाओ भगत जी, भगत जी। सभी भाइयों को जय श्री राम। नागलोई रेलवे स्टेशन रोड पर अपने कोने पर, स्कूल के कोने पर एक जूस की दुकान है जो एक जिहादी चला रहा था। आज हमें सूचना मिली कि ये हिंदुओं को थूक कर जूस पिला रहा था। मौके पर पुलिस पहुंची है और उसको जिहादी को लेकर थाने गई है। लेकिन चिंता का विषय ये है कि हिंदू के समाज के कुछ लोग हैं जो जिहादी के सपोर्ट में आते हैं। क्या ऐसे समाज से हमें खतरा नहीं है? ऐसे कायरों से हमें खतरा नहीं है? आखिर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कब तक लड़ता रहेगा अकेले? जब ऐसे सेकुलर कीड़े हमारे समाज में हमारे विरोध में खड़े होंगे तो हम कैसे काम करेंगे? आज चेतावनी देने आए बजरंग दल यहाँ पर कि ऐसे जिहादियों की दुकानें बंद होनी चाहिए, नहीं तो बजरंग दल बंद करेगा इन दुकानों को। अब इन जिहादियों की दुकानें अब बजरंग दल बंद करेगा। सुना और समझा आपने। एक ये खास भीड़ है जो मणिपुर में महिलाओं का बलात्कार कर रही है और कत्लेआम कर रही है। ये भीड़ वही भीड़ है, बस इन्हें मौका नहीं मिल रहा। जरा सा इमेजिन कीजिए अपनी आंखों को बंद करके, जैसे ही इनको मौका मिल गया, चाहे आप गाजीपुर में रह रहे हो, चाहे गाजियाबाद में, चाहे लखनऊ में रह रहे हो, चाहे प्रयागराज में, चाहे आप गोरखपुर में रह रहे हो या भारत की राजधानी दिल्ली में, या आप दिल्ली में रह रहे हो या मुंबई में, ऐसी भीड़ को अगर एक मौका मिल गया, पूरे शहर का और पूरे देश का हाल ये क्या करेंगे, उसका ट्रेलर मणिपुर में आप देख सकते हैं। वैसे तो राहुल गांधी का मैं समर्थक और प्रशंसक नहीं हूं, मैं हर अच्छी चीज का प्रशंसक हूं और हर गलत चीज का विरोधी हूं। मैं कभी किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता। दर्जनों लोग मुझसे और सैकड़ों लोग कहते हैं, मेल करते हैं, मैसेज करते हैं, फोन करते हैं कि ओवैसी को सपोर्ट कीजिए। लेकिन क्योंकि मैं पत्रकार हूं, मेरा काम है निष्पक्ष होकर आपको सारी बातें दिखाना। मैं आपके बीच का इंसान हूं, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर सकता और ना मुझे करना है। जिस दिन मैंने किसी का पक्ष लिया, मैं फिर निष्पक्ष नहीं रहूंगा। और जिस मुकाम पर मैं हूं, अल्लाह की कसम सबसे बेस्ट मुकाम है और यही तरीका सबसे बेहतर है। क्योंकि आज जहां मैं खड़ा हूं, अगर असदुद्दीन ओवैसी कुछ गलत करते हैं, मैं सीधा बोल सकता हूं कि यह गलत किया। राहुल गांधी कुछ गलत करते हैं, मैं कांग्रेस को बोल सकता हूं यह गलत किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी का ही मैं विरोध कर रहा हूं ना, बीजेपी में सारे ही ऐसे नहीं है नफरत या चिंटू। लेकिन क्या करें, पूरे बीजेपी का मिजाज ही नफरत वाला है। तो कुछ ऐसे नेता भी हैं कि माइक के सामने आकर मुसलमानों को गाली बकते हैं, मजबूरी है क्योंकि स्क्रिप्ट है उनके पास, ये बोलना है, ये करना है। लेकिन फिर वो माइक छोड़कर जब स्टेज से उतरते हैं तो हम मुसलमानों के ही बीच आते हैं। मुसलमान उनके दोस्त हैं, उनके साथ बिरयानी भी खाते हैं, घूमते भी हैं। दोस्तों, ये बीजेपी का नफरत या मिजाज है। बहरहाल, राहुल गांधी का प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं वो दिल को छूने वाली है। मणिपुर पर उन्होंने जो बयान दिया है, एक बार फिर से वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। पीएम मोदी, आप हमें चाहे जो बुलाएं, क्योंकि पीएम मोदी ने इनको, इंडिया वालों को, ये जो इंडिया संगठन बनाया, इनको आतंकवादी बताने की कोशिश करी। इस पर राहुल गांधी बोले हैं कि पीएम मोदी, आप हमें चाहें जो बुलाएं, हम इंडिया है, हम मणिपुर के जख्म भरने में मदद करेंगे, हम मणिपुर की औरतों और बच्चों के आंसू पोंछेंगे,
हम मणिपुर के लोगों के लिए प्यार और शांति को वापस लाएंगे। सोचिए, यह बात राहुल गांधी को नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को बोलनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इंडिया संगठन को आतंकी संगठन से जोड़ रहे हैं, यानी इंडिया के नाम को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज पर और आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो समझिए बात को। इस वक्त पाकिस्तान से भारत को बिल्कुल बड़ा खतरा है, टकराव है। उधर चाइना सबसे बड़ा खतरा है भारत के लिए, सबसे बड़ा खतरा। बड़ी खबर आपको इंटरनेशनल प्राइम टाइम में चाइना की बताने वाला हूं, इंतजार कीजिए, 2:30 बजे आएगी वो रिपोर्ट दिन में आज। आप समझिए कि दोनों तरफ से टकराव है और भारतीय सेना में कमी है सैनिकों की। खुद संसद में मोदी सरकार ने बताया है भारतीय सेना में 2094 मेजर और 4734 कैप्टन्स की कमी है। बताइए, 4734 कैप्टन की कमी है इंडियन आर्मी में। अब इस पर आड़ भक्त कहेंगे कि छेल अकेला ही काफी है। बात हंसी हंसी में खत्म हो गई, लेकिन यह बात कितनी बड़ी है। एक तो सैनिकों को भाड़े वाला बना दिया कि ठेके पे 4 साल काम करो, तो सेना में जिन युवाओं का इंटरेस्ट था वो खत्म हो गया। गोरखा रेजिमेंट जो सबसे मजबूत रेजिमेंट में शुमार होता है नेपाल का, उन्होंने भी अब भारत की सेना में इंटरेस्ट कम कर दिया। उधर सेना में मेजर और अफसरों की कमी मैं आपको बता रहा हूं, जो संसद में मोदी जी ने बताया है। तो देश की सेना का, देश की ताकत का भी मोदी जी ने और उनकी सरकार ने क्या हाल किया है आपके सामने खोखला कर दिया है। यकीन कीजिए, जो मोदी भक्त हैं, जो अंधभक्त हैं, वो राक्षस से कम नहीं है, वो किसी हैवान और दरिंदे से कम नहीं है, वो नंगे और किसी जलील इंसान से कम नहीं है, वो किसी बेगैरत और घटिया इंसान से कम नहीं है। आपको खुद शर्म आएगी। सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ न्यायाधीश जो इस देश के हैं, जो फैसले बिल्कुल सटीक देते हैं और मोदी सरकार के प्रेशर में अब तक नहीं दबे हैं, अब आड़ भक्तों को उनसे तकलीफ कितनी है कि वो सीधा उनके परिवार पर चले गए। इस अंधभक्त को, मोदी के फैन को देख लीजिए, और ये मोदी के जितने भी फैन हैं, तमाम लोगों की यही मानसिकता है। सभापति मिश्र जो लिखता है बुढ़ा, ये बुजुर्ग, क्या कहूं, बुजुर्ग नहीं बुढ़ा ही सही कहना चाहिए, लिखता है जैसा कर्म करोगे वैसा फल देंगे भगवान, पहचानते तो होगे। इस मोदी भक्त ने यह बताने की कोशिश की कि जस्टिस जो चंद्रचूड़ हैं, सीजीआई हैं, उनकी 2 बेटियां दोनों ही विकलांग हैं। उन्होंने मोदी जी के हक में काम नहीं किया, मुसलमानों के खिलाफ काम नहीं किया, तो भगवान ने उनको विकलांग बेटियां दी। हकीकत जानकर आप खुद गंदी गाली इसके मुंह पर मारेंगे। ये जो दोनों बेटियां हैं जस्टिस चंद्रचूड़ की, ये इनकी सगी बेटियां नहीं हैं, ये तो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का बड़ा दिल है कि इन दोनों विकलांग बेटियों को उन्होंने गोद लिया हुआ है, जिनका भविष्य बना दिया। जिनके सगी औलाद विकलांग होती है ना, तो उनको पालने में पसीने छूट जाते हैं। भगवान न करे, अल्लाह न करे कि किसी की औलाद विकलांग हो, लेकिन विकलांग दूसरे की औलाद पालना, पोसना और बड़ा कर देना, ऊपर से बेटी, भाजपाइयों के पिछवाड़े में इतना दम नहीं है। तुम्हारी औकात नहीं है आड़ भक्तों। तुम गू से शुरू होते हो, रात को पेशाब पर खत्म होते हो। यह तुम्हारी जिंदगी है, यह तुम्हारी औकात है। सोचिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का दिल कितना बड़ा होगा कि उन्होंने 2 बेटियां, जिन बेटियों का बलात्कार होता है मणिपुर में, मोदी सरकार को पता होता है और मोदी सरकार चुप रहती है। समझ रहे? बेटियों को गोद लिया जस्टिस चंद्रचूड़ ने, और वो भी विकलांग बेटियों। और आज आड़ भक्त क्या क्या कह रहे हैं, लानत भेजिए। नीचे कमेंट में मत लिखिएगा उल्टा सीधा,
मन में जो है बोल दीजिए, शायद किसी की लग जाए। भारत की नागरिकता खत्म हो चुकी है, झटका मत खाइएगा, हकीकत है। गुजरात मॉडल वालों को दबा दबा कर आपने वोट दिया था, अब लीजिए तेल लगाकर आपकी सुताई शुरू कर दी है। पुष्कर सिंह धामी की सरकार में उत्तराखंड में एक एडीजी अफसर आम जनता का मकान तोड़ने पहुंचा। आम जनता ने पूछा कि ऑर्डर दिखाइए कि आपको घर तोड़ना है, तो साहेब ने बोला कि तुम होते कौन हो ऑर्डर देखने वाले। यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी का भी मकान तोड़ने जाएंगे और वो आशियाना उजाड़ने से पहले जब वो बंदा कहेगा कि भाई साहब दिखाइए तो सही ऑर्डर, तो ऑर्डर नहीं दिखाएंगे। ऑर्डर देखने वाले होते कौन हो? भाजपाई अधिकारी आपसे पूछेगा, फिर आप कहेंगे कि भारतीय नागरिक, तो भाजपाई कर्मचारी आपसे कहेगा, एडीजी कहेगा भारत की नागरिकता खत्म हो चुकी है। अब ये मंजर देखना है आपको, उत्तराखंड का है, मजा लीजिए। देखिए ये लीगली कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ पे ऑर्डर दिखाइए। सारा ऑर्डर है, तुम कौन होते हो ऑर्डर देखने वाले, ये बताओ हमको। बताओ क्या हो ऑर्डर देखने वाले, बताओ तुम क्या हो, वो दिखा देंगे ऑर्डर तुमको। भारत के नागरिक हूँ, भारत के नागरिक का जगह खत्म हुई है यहाँ। भारत की नागरिकता, कभी भी आपका मकान एकदम कोई अफसर तोड़ने आ जाएगा तो शौक मत हो जाइएगा। आराम से जो है अपने बेटियों और बच्चों को बाहर निकाल लीजिएगा और कह दीजिएगा भाई साहब तोड़ दो। अब यही होगा। वेलकम टू न्यू इंडिया। इतना ही नहीं, जो इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाते हैं, इनका गरीबान चीरोगे तो वो सारे इल्ज़ाम असलियत में इनके ऊपर हैं और इल्ज़ाम साबित हैं। हमारे इस्लाम को गंदा बता बता कर हमारे मुसलमानों की शादियों में बड़े सवाल खड़े करके ये खुद क्या करते हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में शुभम सिंह ने अपनी भतीजी रिया सिंह से मंदिर में शादी कर ली। नहीं, पूरी सुनिए, अभी दिखाऊंगा भी। आण भक्तों, तुम्हारे आज भारी न कर दिए हमने तो नाम रजा नहीं, भागने नहीं दूंगा। तुम्हारा टेटुआ पकड़ के ये तुम्हें खबर दिखाऊंगा। सुनो, एक चाचा ने, बहुसंख्यक समाज के, हिंदू समाज के चच्चा ने अपनी भतीजी से शादी कर ली और नाजायज संबंध, प्रेम संबंध 2-3 साल से चल रहा था। गोदी मीडिया इस खबर को नहीं दिखाएगा क्योंकि उनका इस्लामोफोबिक जो कंटेंट है वो इसमें है नहीं, और जो इस्लामोफोबिया पिछले 2014 से अब तक फैलाया है ये उस पर पानी फेर देगा। देखिए कितने दिन से चल रहा है प्रेम आपका? क्लियर नहीं है काफी दिन से। तब भी साल, 2 साल, 6 महीना, 3 साल। 3 साल से मतलब आप लोग 3 साल से मोहब्बत चल रहा था, तब जाके आपके घर वाले राजी हैं शादी करने के लिए? हाँ राजी है। क्या नाम है आपका? शुभम सिंह। शुभम सिंह। ये लड़की कहाँ की है? ये मेरे गांव की है। आपके गांव की? आपके गांव की है कि आपकी पड़ोस की, बगल की है? बगल की है। क्या लगती है आपकी? क्या लगती है आपकी? ये मेरी भतीजी लगती है। भतीजी लगती है कि कौन लगते हैं? चाचा लगती है। चाचा लगते हैं। अच्छा, तो आप अपने भतीजी से शादी कर रहे हैं? तो आण भक्तों क्या हाल है? मोदी जी सामने आकर क्या फेंकते हैं? हम विश्व गुरु बन रहे हैं, भारत दुनिया से लोग आकर यहां काम कर रहे हैं। असलियत ये है जो 2023 की रिपोर्ट है, सरकारी आंकड़े हैं। लीजिए, मैं आपके सामने सोर्स भी रख देता हूं। आपको सबूत चाहिए होता है, इसीलिए रज़ाग्राफी देखते हैं ना। देखिए, 12 साल में 13.83 लाख भारतीय लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है, और छोड़ने वालों में सिर्फ 2.5% ही करोड़पति हैं।
बाकी 97.5% नौकरी करने वाले हैं जो विदेशों में जाकर बस गए हैं अच्छे फ्यूचर के लिए। हकीकत यह है कि वो मोदी से भागे हैं। हकीकत यह है कि वो भाजपा की नफरत से थक कर भागे हैं। हकीकत यह है वो महंगाई से थक कर भागे हैं। हकीकत यह है कि नफरत की फिजा यहां 2014 से चल रही है। कभी किसी को मार दिया जाता है, कभी किसी के घर में आग लगा दी जाती है। इस दंगे में न हिंदू बचता है न मुसलमान बचता है। बचता है तो सिर्फ जो है वो आग लगाने वाला नेता बचता है, उसका घर बचता है, उसका पैसा बचता है, उसकी कुर्सी बचती है। सोचिए 13 लाख से ज्यादा भारतीयों ने भारत की नागरिकता ही छोड़ दी। भाई हम आएंगे ही नहीं भारत, भाग। और हम विश्वगुरु हैं। मोदी का डंका बज रहा है। मणिपुर मोदी जी जा नहीं पाए, न जाना चाह रहे हैं, आप समझ रहे हैं। और उन्होंने इंडिया के खिलाफ बयान दे दिया, आतंकी संगठनों से जोड़ दिया। इस पर आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने मोदी सरकार और भाजपा को अच्छे तरीके से मसल के रखा है। यह बयान काफी अहम है, सुनिए। ये साफ करता है कि बीजेपी छुपाना चाहती है, पर्दा डालना चाहती है मणिपुर में हो रहे अत्याचारों पर, हैवानियत पे, दरिंदगी पे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मणिपुर में अमन, प्यार, शांति, भाईचारा बहाल करना चाहिए। और अंत में, जिस प्रकार से सारी संसदीय प्रणाली को, कानून को, मर्यादा को, पास्ट प्रेसिडेंट्स को ताक पे रख के तार-तार करते हुए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया जा रहा है, उसका हम सख्त विरोध करते हैं। आज एक प्रयास यह है कि कोई भी शख्स अगर मणिपुर के संदर्भ में आवाज उठाता है तो उसे धमकाया जा रहा है कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, हाउस से निकाल दिया जाएगा। यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ऐसे तो विपक्ष बचेगा ही नहीं। इससे बेहतर तो यह है कि आप 1-2 मेंबर्स को छोड़िए। अभी कांग्रेस पार्टी की एक रजनी पाटिल जी सस्पेंडेड हैं, आम आदमी पार्टी के एक संजय सिंह सस्पेंडेड हैं। आप इन दोनों के साथ साथ जितने विपक्ष के सांसद हैं सबको सस्पेंड कर दीजिए। दोस्तों, मणिपुर के हालात अभी सुधरे नहीं हैं, हालात वही बने हैं और मामले को अब घुमाने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच में मुझे नहीं पता कि यह मामला घुमाने के लिए यह खबर सामने लाई गई है या इसमें कोई सच्चाई है, लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट सामने आई है। इस बीबीसी में बताया गया है कि 2 दिन में मणिपुर में घुसे हैं म्यांमार के 718 नागरिक। राज्य सरकार ने असम राइफल से मांगा है जवाब। दूसरी तरफ दोस्तों, एक खौफनाक, दर्दनाक तस्वीर सामने आई है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मणिपुर में क्या ही स्थिति होगी। एक बीएसएफ का जवान एक मॉल के अंदर मणिपुर की लड़की को जबरदस्ती छूते हुए, उसके ब्रेस्ट पर हाथ लगाते हुए, उसका बाल खींचते हुए, उसके जिस्म को छूते हुए रिकॉर्ड हुआ है। भारतीय जवान ने पूरी भारतीय सेना का सर नीचा कर दिया है। इससे पहले कि कोई आड़ भक्त यह कहे कि यह झूठी खबर है, लीजिए सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट ही रख रहा हूं। ध्यान से देखिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में हेडलाइन में ही क्या कहा गया है। मणिपुर में महिला के साथ जवान ने की छेड़खानी, जबरदस्ती छू रहा था। वीडियो आने पर बीएसएफ ने सस्पेंड कर दिया और केस दर्ज किया। आइए अब ये वीडियो देखिए। मणिपुर की महिला, जब रक्षक ही बन जाए भक्षक तो देश का कौन बनेगा असली रक्षक। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो सेना तैनात है वो दिन दहाड़े मॉल के अंदर खुल्लम खुल्ला बीएसएफ का जवान, भारतीय आर्मी का जवान, अधेड़ उम्र का, एक अपनी बेटी की उम्र की लड़की के जिस्म को छू रहा है। अब क्या रह गया बताइए। कैसी कैसी मानसिकता, मानसिकता वही है। ऐसी मानसिकता वालों ने तो मणिपुर में बलात्कार किया होगा। जब याद करो कश्मीरी लोग चीखते थे कि
कि इंडियन आर्मी के जवान हमारे साथ बलात्कार करते हैं, हम इस कान से सुनते थे, इस कान से निकाल, अरे नहीं झूठ, भारतीय सेना पर इल्जाम, ये गलत बात है। कश्मीर पे हम चुप रहे। लीजिए, ह्यूमन राइट की ये कम से कम बता रहा हूं दर्जन भर पेज की रिपोर्ट मौजूद है, रेप इन कश्मीर ह्यूमन राइट वॉच। देखिए, खुद देखिए, 21 पेज की रिपोर्ट पे गूगल आप कर सकते हैं। रेप बाय इंडियन पुलिस इज कॉमन थ्रू आउट इंडिया। मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता, बस याद दिलाना जरूरी है। हालात असल में यह है कि मणिपुर में अभी भी तनाव का माहौल है और दंगे लगातार जारी हैं। पूरे देश में मणिपुर में जो हो रहा है इस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है, कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है। मुंबई में इक्का दुक्का प्रदर्शन हो गए, दिल्ली में इक्का दुक्का प्रदर्शन हो गए, हालांकि होना कुछ और चाहिए था। आप जानते हैं, एक साथ जब आवाज उठती है तो उसकी बात अलग होती है। लेकिन मिजोरम में लोगों ने एकता दिखाई, एक एक बच्चा सड़क पर उतर आया, 80 साल का बूढ़ा हो या 10 साल की लड़की हो या 5 साल का बच्चा हो, गोद में अपनी मां के टंगा हुआ प्रदर्शन में शामिल हुआ। मिजोरम में, मणिपुर में हिंसा के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, जिसको गोदी मीडिया ने आपसे छुपाया है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। Kung sa ingat chuan ani hi na upaber pesing ni limai ini अब आइए मैं आपको नोएडा 146 सेक्टर की ताज़ा तरीन वीडियो दिखाता हूं। हिंडन नदी का पानी उफान पर है, जिसकी वजह से नोएडा 146 सेक्टर से लेकर कई सेक्टर में इस तरह का पानी और बाढ़ देखा जा सकता है। लेकिन यकीन कीजिए, मैं पूरे यकीन से बता रहा हूं कि यहां कोई गिद्ध गोदी मीडिया डुबकी नहीं लगाएगा, ना यहां से कोई रिपोर्टिंग करेगा, क्योंकि यहां इनके पाप का हिसाब इनका बाप कर देगा। अगर ये बाढ़ का पानी सेक्टर 16 में भी पहुंच जाए तो गोदी मीडिया के एंकर इसमें बुराइयां नहीं निकालेंगे, बल्कि अच्छाइयां निकाल कर बता देंगे। ब्लैक एंड व्हाइट में लवड़े ने भुजम विश्लेषण करने खड़ा हो जाएगा कि भाइयों बहनों, ये जो पानी लगा है सेक्टर 16 में, यहां पर हमारी गाड़ियों तक में यहां सच्चाई है कि पानी भर गया है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे ब्लैक एंड वाइट में विश्लेषण कि आखिर इससे फ़ायदा क्या है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम एंकरों को और नोएडा में उत्तर प्रदेश की सरकार के बेहतरीन कामकाज की वजह से फ्री में हमें मछलियां मिल रही हैं, सी फूड मिल रहे हैं। सोचिए, हमारी गाड़ियों की बोनट और छतों पर बड़ी बड़ी मछलियां मिलेंगी। सोचिए, जब ये बाढ़ का स्तर कम होगा, पानी ख़त्म होगा, सड़कों पर हमें भोजन मिलेगा। जी हाँ, वहाँ मछलियाँ मिलेंगी, सी फूड मिलेगा।
हालांकि उनके आजू बाजू में लहंडे भी मिलेंगे, लेकिन हमें अच्छाई पकड़नी है, बुराई छोड़नी। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। हाँ, हंसने वाली बात नहीं है। नंगई पर उतर आए हैं गोदी मीडिया, अपने बाप की कमियां नहीं बताएंगे। अब वहां दिल्ली में जो बाढ़ आई थी वो तो ऐसा दिखा रहे जैसे कि केजरीवाल ने अपने पखाने का जो है टोटी खुला छोड़ दिया है, तो बाढ़ आ गया भाई साहब, बहुत खतरनाक बाढ़ आई है, ओहो केजरीवाल ने किया सारा काम और यहाँ सब कुछ डूबा पड़ा है। ये दिखाएगा नहीं कोई आपको। मैं अपने कौम की लड़कियों से यही अपील करूंगा, प्लीज 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 हाथ जोड़ रहा हूं, समझदार बनिए। भगवा लव ट्रैप चल रहा है, देश में नफरत का माहौल है और आप हिंदू समुदाय के लड़कों के साथ रिलेशनशिप में हैं तो शर्म आनी चाहिए। अजी मैं तो बात कर रहा हूं जामिया मिल्ले इस्लामिया की, वहां की खूबसूरत पढ़ी लिखी हिजाब वाली अल्लाह वाली लड़कियां, जिनके चेहरे को देखकर लगता है कि हाँ ये अच्छे घराने और अच्छे घर से हैं, जिनकी तरबियत को देखकर लगता है कि अल्लाह वाली हैं, लेकिन जब उनको हम हिंदू लड़कों के साथ देखते हैं तब समझ में आता है कि तरबियत में कमी है। नकाब ओढ़ लेने से किसी का गंदा कैरेक्टर सुधर नहीं जाता, किसी की सीरत अच्छी नहीं हो जाती। आज का ज़माना धोखेबाज है, महिलाओं को बुरा लगेगा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से पिछले साल भी देखा था और इस साल के शुरुआत में भी मैं जब दिल्ली गया था, जामिया मिल्ला इस्लामिया गया था, तो मैंने उस कैंपस में कई घंटे गुजारे थे। एग्ज़ाम था मेरे किसी करीबी का, तो उसके साथ गया था मैंने कई घंटे गुजारे और वहाँ जो मैंने देखा ऐसी ऐसी चीज़ें देखी कि तिलकधारी जो कलावा पहने हुए हैं, तिलक लगाए हुए हैं, हिंदू समुदाय के लड़कों के साथ लड़कियां बाइक और स्कूटी पर चिपक कर बैठी हुई हैं, रेस्टोरेंट में घूम रही हैं, वहाँ बाहर कैंपस में घूम रही हैं, वहाँ फ्लर्ट हो रहा है, वहाँ रोमांस हो रहा है। मुसलमान लड़कियां जामिया मिल्ला इस्लामिया की, क्या हो गया यार तुमको, इतने घटियापन पे उतारो, इतनी तड़प इतनी बेचैनी है तो अपनी अम्मा अब्बा से कहो कि अब अब्बा रहा नहीं जाता, हमको निपटा दीजिए, बस ना हमको पढ़ना है ना हमें लिखना है, कल को करना ब्याही है तो वह हमें ब्याह कर दीजिए। और आपको लगता है कि हिंदू परिवार से, हिंदू लड़के से आपकी शादी इतनी आसानी से हो जाएगी, कोई बवाल नहीं होगा। आप अपनी जिंदगी के साथ खेल रही हैं, क्योंकि वो तो तुम्हारे जिस्म से खेल रहा है और कल को वो तुम्हें कुत्ते की तरह मारेगा भी, पीटेगा भी, सब कुछ करेगा। उस वक्त जब तुम अपने माँ बाप को बुलाओगी ना कि पापा बचा लो, तो तुम्हारे अब्बा तुमको बचाने आएंगे। तुम ईमान से गई, तुम अपने परिवार से गई और जहन्नम में गई। जिस घर में गई वहां अल्लाह नहीं, वहां इस्लाम नहीं तो जहन्नम है। तो सुधर जाओ, संभल जाओ लड़कियों। बुजुर्गों से अपील है, रजाग्राफी की वीडियो अपनी खासकर घर की बच्चियों को दिखाइए। भले ही आप किनारे हो जाइए, लेकिन उनको कहिए कि अपने फोन में देख इस वीडियो को, जबरदस्ती कहिए देखो इस वीडियो को बेटा, तुम जरूरी है देखना। तभी उनको पता चलेगा कि वो किसी जाल में तो नहीं फंसी, ऐसी चीजें उनके आसपास तो नहीं हो रही है, क्योंकि जानकारी ही हुजूर आज आपका बचाव है। आपकी बेटी तभी बच पाएगी जब उसे जानकारी होगी। अब आपकी बेटिया जो है वो रील पे जो है चूतड़ हिला रहे हैं लड़के और लड़कियां, वो देखने में मगन है, कॉमेडी देख रहे हैं। फायदा बताइए 1 रुपये का, बताइए कॉमेडी देख के हंस रहे हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है भाई साहब, बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन फायदा क्या है? इस खतरनाक माहौल में कोई ऐसा वीडियो देखो जिससे तुम्हारे दिमाग की नस खुले। जो चीज मैं समझा सकता हूं आप अपनी बच्चों को नहीं समझा सकते। इसलिए आपसे कहता हूं, अपने परिवार में, खानदान में कहिए कि रजाग्राफी को जरूर देखें, क्योंकि मैं उनका हम उम्र हूं, मैं उनके बीच रहा हूं, यूनिवर्सिटीज़ में मेरा आना जाना रहा है, पब्लिक के बीच में रहा हूं, मेरी टीम में हर उम्र के इंसान हैं, मुझे पता है कि समाज में क्या चल रहा है। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुसलमानों से एक दूसरी अपील ये है, मुहर्रम चल रहा है, आप जानते हैं, यहां पर मुसलमान के साथ साथ आप इंसान बनिए, आप फिरका वारियत में मत पड़िए,
आज के इस घटिया दौर में भी अगर कोई शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी कर रहा है ना, खुदा की कसम मरते मर जाएगा वो जलील इंसान, ठीक नहीं हो पाएगा। इससे बुरा वक्त मुसलमानों पे आ नहीं सकता जितना इस वक्त भारत के मुसलमानों पर है। इस वक्त शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी ये सब खत्म कर दो, सब भाई हैं, सब एक दूसरे की जान है। मैं तो उससे नफरत करता हूं जो मेरे सामने शिया सुन्नी भी करता। मैं उठ के वहां से हट जाता हूं, भाई तुम करो शिया सुन्नी, मेरे से मतलब नहीं है। हमारा कुरान 1,24,000 अंबिया वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपका अल्लाह हमारा अल्लाह एक है, हमारा पैगंबर एक है, आखिरी नबी हमारे एक हैं। क्यों फिर छोटी मोटी चीज़ों पर लड़ना झगड़ना भिड़ना? अय्याम मुहर्रम चल रहे हैं ना, हुसैन किसके थे? सिर्फ शियों के थे क्या? शियों के पास ठेका है, बस मोहर लगा रखी है, हुसैन हमारे हैं। सुन्नियों के नहीं है क्या? देवबंदियों के नहीं है क्या? बरेलवियों के नहीं है क्या? अरे हुसैन को मानने के लिए, हुसैन से मोहब्बत करने के लिए, बल्कि यूं कहूं कि करबला वालों से मोहब्बत करने के लिए मुसलमान क्या, अरे भाई सिर्फ इंसान होना जरूरी है। जिस इंसान के अंदर इंसानियत है वो इमाम हुसैन से मोहब्बत करेगा, करबला से मोहब्बत करेगा। तो कम से कम इस अय्याम की शर्म करके हुसैन के नाम पर, करबला के शहीदों के नाम पर आओ हम सब एक हो जाएं। जिसको जैसे होना है, जिसको जो मानना है माने, जिसके घर के अंदर का मसला होता है वो घर के अंदर निपटाता है, सड़क पर नहीं। दो सगे भाई हैं, उनके बीच कितना भी तगड़ा विवाद हो, जब उनके बाप के ऊपर बात आएगी ना, वो दोनों भाई अपने मामलात को भुलाकर एक हो जाएंगे बुरे वक्त में। आज इस्लाम को गाली बकी जा रही है, आज कुरान को गाली बकी जा रही है, आज पैगंबर को गाली बकी जा रही है, आज 1,24,000 अंबियाओं को उल्टा सीधा कहा जा रहा है। ऐसी ऐसी घटिया बातें, अम्मा आयशा को उल्टा सीधा कहा जा रहा है, बीबी सैयदा को उल्टा सीधा कहा जा रहा है। और इसके बावजूद अगर कोई मुसलमान, अगर उम्मत नबी अभी भी अगर शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी कर रही है तो हम फिर मुसलमान नहीं हैं, हम तो काफिर से ही बदतर हैं। दो सगे भाई वाली जो मिसाल दी है दिमाग में रखिए। जब बाप के ऊपर बात आती है तो दो सगे भाई आपसी रंजिश मिटा देते कि नहीं भाई हम भाई हैं, बाप को कुछ नहीं होने देंगे। यहाँ कुरान की बात हो रही है, कुरान का अपमान हो रहा है, इस्लाम का अपमान हो रहा है, पैगंबर का अपमान हो रहा है। हम अभी भी लगे हुए हैं शिया सुन्नी करने में। शर्म करो। उम्मीद कर रहा हूँ मैं बहुत कम ये बातें बोलता हूँ, आप समझेंगे। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूँ रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।